नमस्कार दोस्तों। केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी की तैयारी के लिए ये जो प्लेटफॉर्म हिंदी कैंपस के माध्यम से चलाया जा रहा है उसके 7वें दिन में मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर दीनदयाल इन शब्दों के साथ कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो मित्रों, अगर हमने ठान रखा है कि इस बार हमें नौकरी लेनी है, सारे एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, तो उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी है। और उसकी सहायता के लिए आपको यहाँ डेली जो है 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं जो रामबाण के रूप में साबित होंगे। इस उद्देश्य से ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न हमारे पास है, जाके प्रिय न राम वैदेही। यह किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है? कही गई पंक्ति है, बताइए। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो इसका आंसर बहुत से लोग तुलसीदास लगाएंगे, जो इसका आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये पंक्ति तो तुलसीदास के काव्य में लिखी है, लेकिन ये पंक्ति तुलसीदास ने नहीं कही है। ये उनको जो भाई मानती हैं, कौन? मीराबाई, उन्होंने कही ये पंक्ति है। तो इसका आंसर न रहीम है और न रसखान है। तुलसी की पंक्ति ज़रूर है, तुलसी के काव्य में जरूर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्ति कही है मीराबाई ने। मीराबाई जो परिवार से के अत्याचारों से दुखी थी और देख रही थी कि पति जो जिसका एक घनिष्ठ संबंध होता है वो तक भी ईश्वर के प्रति प्रेम के भाव को नहीं स्वीकारता है, न मुझे स्वीकारने देता है। ऐसे में उन्होंने प्रश्न किया था तुलसी से कि जाके प्रिय न राम वैदेही। तो तुलसी ने इसका जवाब भी दिया था, तजिए ताहि कोटि बैरि सम यद्यपि सकल स्नेही। ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, चाहे वो आपके कितने ही प्रेमी क्यों ना हो। तो राम और सीता का प्रेमी जो नहीं है, यानी ईश्वर की भक्ति में जो नहीं है, उसको छोड़ देने में ही भला है। इसलिए बड़ा बारीकी से ऐसे प्रश्नों को डील करना है, ठीक है। ये नहीं कि पंक्ति पढ़ी है तुलसी के काव्य में है, तब होती है दोनों पंक्ति अगर आती तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये तो लिटरेचर का एक प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंड पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल। इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? हमने काव्य गुण पढ़े थे, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण होते हैं। दोष कई प्रकार के होते हैं, कई बार भावातिरेक में आ जाते हैं, कभी वागाडंबर में आ जाते हैं, कभी शब्दाडंबर में आते हैं, कभी हम प्रयोग नहीं जानते हैं तो आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दिया है मूंड पर मुकुट धरे, मूंड का मतलब होता है क्या? सिर। सिर पर मुकुट रखकर सुशोभित हो रहे हैं कृष्ण जी, गोपाल। तो यह म और म की ध्वनि बनाने के लिए कवि ने सिर के स्थान पर मूड शब्द ले लिया है, जो मूड एक गांव का शब्द है। तो यहाँ पर जो शोभा थी, जो सौंदर्य था, वो गांव के शब्द से, गंवार शब्द से खराब हो गया है। इसलिए यहाँ जो दोष पैदा हुआ उसे ग्रामत्य दोष कहेंगे। रस दोष वहाँ होता है जहाँ जिस रस के का प्रयोग होना है उसके स्थान पर किसी और रस का प्रयोग हो जाए। अश्लीलत्व दोष वहाँ होता है जहाँ हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लें जो आदर सूचक नहीं है, मर्यादा युक्त नहीं है, अश्लील है। अधिक पदत्व दोष वहाँ होता है जहाँ एक से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर लें, पर्याय रूप में आ जाते हैं कई बार, जबकि उनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो सारे दोषों को समझना पड़ेगा, तब आपको इसका उत्तर पता लगेगा। यहाँ पर जो दोष था वो था ग्रामत्व दोष, क्योंकि ग्रामीण भाषा का शब्द यहाँ पर ले लिया गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। बड़ा चर्चित आपके लिए दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। बड़ा साधारण सा प्रश्न मैंने किया है कि यह किसका दोहा है। ये देखते ही हर बच्चा खुश हो जाता है, अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ आ गया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसका आंसर बहुत लोग कबीर लगाते हैं, जो गलत है, ठीक है। कुछ लोग रहीम लगाते हैं क्योंकि रहीम ने भी नीति की बात की है, नीति का दोहा है, गलत है। कुछ लोग बिहारी पर आंसर लगाएंगे, वो भी गलत है। वास्तव में रीतिकालीन कवि हैं वृंद। इसके सही उत्तर कौन है? सही उत्तर है वृंद, जिसने इस दोहे की रचना की है। अब आप देख लें, आपने कितनी बार ये दोहा पढ़ा, लेकिन ये शायद न पता हो ये किस कवि का दोहा है।
चलिए, ये भी एक साहित्य का प्रश्न था। नया प्रश्न आपके सामने आ रहा है, चौथा। अभ्यास शब्द में छंद की दृष्टि से कितनी मात्राएं हैं? छंद का प्रश्न भी आ जाता है कई बार। मात्रिक छंद होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं। मात्राएं पूछी गई है, तो मात्राएं अगर हम लगाने जाएं तो पहले हमें जानना होगा कि अभ्यास में कितनी मात्राएं हैं। तो छोटी मात्रा के लिए एक ऐसा डंडा लगता है, और बड़ी मात्रा के लिए ये लगता है, और छोटी के लिए फिर ये लगेगा। लेकिन आप देख रहे हैं बीच में यहाँ पर भ आ गया है जो आधा है। जब आधा वर्ण बीच में आ जाए तो पहला स्वर जो है वो लघु की जगह क्या हो जाता है? गुरु। तो यानी यहाँ 2, इसकी वैल्यू है 2, और इसकी वैल्यू भी है 2, 2 और 2 4 और 1 5, यानी टोटल कितनी मात्राएं हुई? 5। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये बीच में एक ऑप्शन 4.4, ऐसी कोई मात्रा नहीं होती है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 ऐसी मात्रा होती है। तो ये तो आंसर वैसे ही गलत था। 4 आंसर, जो दूसरा आंसर इसलिए गलत होता है जिसको ये भ वाला नियम नहीं पता है कि भ जो है अगर बीच में आ जाए, मतलब कोई आधा वर्ण बीच में आ जाए, तो पहले वाला जो है वो गुरु में परिवर्तित हो जाएगा, और 3 है ही नहीं इसमें। तो सही आंसर क्या है? 5। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। छंद थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इसको मात्राएं लिखना, गणना करना आ जाए तो फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही निर्देश दिए हुए हैं जो इस सीरीज में जुड़े हुए हैं कि स्वयं मूल्यांकन करते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर डालते रहें, अपना उत्तर डालते रहें। अपनी समस्या नहीं सुलझती है तो उसे भी डालिए। देखिए छठा प्रश्न, CTET में कई बार आ चुका। पेड़ का बहुवचन क्या होगा? तो आप देखेंगे पेड़ का क्या पेड़ रहेगा, तो CTET में आंसर पड़ा हुआ है पेड़ का पेड़ रहेगा, तो इसलिए कुछ लोग इस पर टिक करेंगे। कुछ लोग ये देखेंगे कि पेड़ का बहुवचन पेड़ों होता है। क्यों? क्योंकि वो वाक्य बनता है कि पेड़ को काटो, और बहुवचन बनाया पेड़ों को काटो, तो आंसर बनाएंगे पेड़ों। तो कुछ लोग इस पर टिक लगाएंगे। कुछ लोग एक पेड़ और उसका बहुवचन के रूप में अनेक पेड़ देखेंगे तो ये आंसर लगाएंगे, और जब तीनों आंसर है तो कुछ लोग कहेंगे ये सभी सही हैं। लेकिन आपको बता दें ये चारों जो के आधार पर आपने जो अटकलें लगाई हैं उनको आपको पहले खारिज करना पड़ेगा। इसको देखने का क्या तरीका है, फिर से देखें। वास्तव में पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है, ये CTET ने भी बताया है, लेकिन क्यों है ये जाने। देखिए जब मैं बनाता हूँ पेड़ गिरा, ये एक बहुवचन एक वचन का शब्द वाक्य है, और जब मैं इसका बहुवचन बनाऊंगा तो बनेगा पेड़ गिरे। तो पेड़ का बहुवचन पेड़ ही तो रहा, पेड़ों नहीं होगा। ये दूसरा उत्तर गलत होगा। अनेक पेड़ एक पेड़ का होता है, और ये सभी वाला तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए ये CTET का प्रश्न होने पर भी दोबारा आपके लिए भी आ सकता है, लेकिन किसी किताब में इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। पेड़ों क्यों नहीं है, ये अनेक पेड़ क्यों नहीं है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी था। समझ आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न, और ये भाषा विज्ञान का एक शब्द आ गया है। अब इस शब्द को कैसे पढ़ें? छिपकली पढ़ें कि छिपकली पढ़ें? कैसे भी पढ़ लें। छिपकली शब्द में वास्तव में पढ़ा ही हो जाएगा। छिपकली शब्द में किस ध्वनि पर बलाघात होगा? तो ये जो जिन्होंने भाषा विज्ञान पढ़ा है, स्वनिम पढ़ा है, वो जानते हैं बलाघात जो है किसके अंतर्गत आता है। खंडेतर स्वनिम में स्थान रखता है। 5 होते हैं खंडेतर स्वनिम: दीर्घता, संहिता, अनुनासिकता, अनुतान और बलाघात। जिस ध्वनि पर बल होता है उसे बलाघात कहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें एक ध्वनि है ई, इसमें एक ध्वनि है अ, इसमें भी एक ध्वनि है अ, इसमें भी एक ध्वनि है ई। लेकिन यहाँ छोटा स्वर है, यहाँ भी छोटा स्वर है, यहाँ भी छोटा, और यहाँ पर बड़ा स्वर है ई, बड़ी ई की मात्रा वाला। तो नियम है कि जब किसी शब्द में छोटे और बड़े दोनों स्वर आ जाएं तो बलाघात किस पर होता है? बड़े वाले पर। यानी उत्तर क्या है? ली। इसलिए इसका उच्चारण जब होगा तो तीनों जो शब्द हैं, तीनों जो वर्ण हैं छिपक एक साथ बोला जाएगा, और ली अलग से
बल के साथ बोला जाएगा, इसलिए बलाघात होगा ली पर, ली ल के बड़ी ई की मात्रा पे, ठीक है, क्योंकि स्वर पर ही बलाघात होता है, इसलिए इसका उच्चारण भी छिपकली ना होकर छिपकली होगा, ठीक है। उच्चारण भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप भाषा के अध्यापक बनने जा रहे हैं, अध्यापिका बनने जा रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका लेखन ही नहीं, आपका उच्चारण भी, भाषण भी, सब कुछ दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। 8वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि जिन लोगों ने इस सीरीज से लाभ उठा रहे हैं या दूसरे मित्रों को लाभ उठवाना चाहते हैं, तो इसे लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, तभी और ज़्यादा हम आपके लिए इसमें मीठा घोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आपके लिए है संज्ञा का। लाल किला शब्द में कौन सी संज्ञा है? कितना आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये आसान तब है जब आपने प्रश्न को ठीक से पढ़ लिया हो या संज्ञा को ठीक से समझ लिया हो। तो बहुत से बच्चे सोचेंगे लाल किला तो एक इमारत का नाम है, इसलिए ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन क्या ये उत्तर सही है? तो ये उत्तर सही नहीं है। क्यों नहीं है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो ये जानने का प्रश्न है। भाव तो नहीं है, ये तो पता है, इसलिए ये तो गलत आंसर है ही। और गुणवाचक नाम की कोई संज्ञा नहीं होती है। उत्तर इसका सही क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और ये उत्तर सही क्यों है, ये ध्यान रखना है। लाल किला एक इमारत विशेष का नाम तब होता जब वो लाल किला जो शब्द है वो एक साथ लिखा होता। यहाँ जो किला है ये वास्तव में संज्ञा ये है किला, और लाल जो है इसकी विशेषता है। तो यहाँ जिस संज्ञा की बात हो रही है वो केवल किला की बात हो रही है, ना कि लाल की, क्योंकि वो तो अलग लिखा गया है। तो और किला कोई सा भी हो सकता है, नया किला, पुराना किला, लाल किला, इसलिए किला एक जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखना, लाल किला ऐसे लिखा जाता है जहाँ जो दिल्ली में है उसके लिए, लेकिन किले की विशेषता बतानी है तो इस तरह लिखा जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है, कौन सी काव्य रीति है? जैसे हमने काव्य गुण की बात की थी, तो काव्य रीतियां भी होती हैं। गुण हमने देखे थे, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये 3 गुण हैं हमारे पास। इनके आधार पर माधुर्य गुण जहाँ होता है वहाँ होती है वैदर्भी रीति, ओज गुण जहाँ होता है वहाँ होता है, रीति की बात करें, गौड़ी रीति, और प्रसाद गुण जहाँ होता है वहाँ होती है पांचाली रीति। तो अब पूछा गया है कौन सी काव्य रीति है, तो आप देख रहे हैं मधुरा नहीं है, परुषा नहीं है, प्रौढ़ा नहीं है। आंसर क्या है? पांचाली। ये हमारा सही आंसर हुआ, पांचाली। तो ये मधुरा, परुषा, प्रौढ़ा क्या हैं? ये हैं वृत्तियाँ, काव्य की वृत्तियाँ, ठीक है। ये और गुण का रीति से और रीति का वृत्ति से एक संबंध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज आपने देखा कि इसमें व्याकरण के साथ साथ भारतीय काव्य शास्त्र के भी प्रश्न हमने जोड़े हैं। आज का अंतिम प्रश्न संधि से है। वैदिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप इसमें देखते हैं, अगर आप नियम से चलते हैं तो आपको एक इसका रूप दिखाई देगा, वेद प्लस इक, कुछ लोग बताएंगे, और द में जुड़ा हुआ है अ, और यहाँ जुड़ा हुआ है ई, अ ई मिलकर क्या बनता है? ए। अगर ऐसे जोड़ेंगे तो ये रूप बनेगा वेदेक, ये बनना चाहिए, अ ई मिलकर वेदेक। लेकिन वैदिक पूछा है, तो क्या वेद प्लस इक वाली संधि है इसमें? यस, आंसर तो यही है। वेदा प्लस इक नहीं है, वेदी प्लस इक नहीं है, और वेदी प्लस इक नहीं है। तो वेद प्लस इक कैसे है ये भी आपको जानना पड़ेगा। ये वेद जो है वास्तव में एक शब्द है और इक एक प्रत्यय है। जब ये प्रत्यय की संधि है, जब प्रत्यय जुड़ता है, संधि में 2 पद होते हैं जब जुड़ते हैं, दोनों शब्द जिसे आप कहते हैं, लेकिन ये प्रत्यय है।
प्रत्यय जुड़ने पर ये द में इक जुड़ने पर ये पहले बना दिक, और ये वेदिक होना चाहिए। लेकिन जो शुरू का स्वर है, शुरू का स्वर क्या है? ए। ई आपने पढ़ा, इसका बड़ा रूप ई पढ़ा, अ ई मिलकर ए बना और ए से आई बना, यानी सबसे वृद्ध रूप क्या है? आई। यानी यहाँ जो रूप लगा होगा, जो स्वर लगा होगा, वो अपने वृद्ध रूप में जाएगा। इसलिए यहाँ ए का क्या हो जाएगा? आई। वैदिक ऐसा हो जाएगा। ये नियम आपको जानना पड़ेगा। जैसे समाज प्लस इक आप देखते हैं, समाज प्लस इक। अब समाज प्लस इक में जब आपने इक जोड़ा तो ये ई की मात्रा आ गई और ये आ गया, सामाजिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ है अ, तो अ का वृद्ध रूप क्या है? अ का वृद्ध रूप आ है, इसलिए ये हो जाएगा सामाजिक। ऐसे आंसर निकालना है आपको, ठीक है। ये संधि का इक प्रत्यय वाला रूप बहुत कम किताबों में मिलेगा। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, लेकिन वो किस नियम से है वो नहीं बताया गया, ठीक है। इस प्रकार ये 10 प्रश्न आपके सामने आज थे, जिसमें मैंने व्याकरण भी रखी थी, काव्यशास्त्र भी रखा था, हिंदी साहित्य से संबंधित चीज भी रखी थी। आप इस मुहिम से लगातार जुड़े हुए हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, तो ये हम लगातार इसको आपके लिए लाते रहेंगे। आज 7वां दिन था, कल 8वें दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप इन 10 प्रश्नों का जो स्वयं मूल्यांकन किया है वो बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालिए। हम आपका नाम लेंगे, बताएंगे कि कौन बच्चा हमारे लिए बहुत अच्छे से सही उत्तर देने के लिए हमारी ट्रैक पर शामिल हो चुका है, ठीक है। शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, और इसी प्रकार आपसे कल फिर मुलाकात होगी। चलिए, नमस्कार।